आप सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है ताजमहल। तो ताजमहल के ऊपर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखें और इसकी चर्चा किया जाए। ताजमहल की बात अगर करते हैं तो पहला ही मैंने बताया कि ये एक विश्व की एक सुंदर इमारत है। विश्व की एक सुंदर इमारत, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सुंदर इमारत है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा मैंने अभी कहा कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम उर्फ मुमताज अर्जुमंद बानो बेगम उर्फ मुमताज की याद में आगरा में यमुना के तट पर इस मकबरे का निर्माण करवाया। तो इस मकबरे का क्या हो रहा है, तो निर्माण हो रहा है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण मुमताज की मृत्यु बुरहानपुर में हो गई थी। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। वहीं पर इसको दफना भी दिया गया था, लेकिन बाद में कहीं न कहीं यहाँ आगरे में एक विशाल इमारत का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, इसी में शाहजहां की भी कब्र है, क्योंकि शाहजहां को जब औरंगजेब ने जेल में डाल दिया था तो यहीं जो है आगरा में ही उसको कैद खाने में डाला गया था। यहीं पर इसकी डेथ होती है और बाद में इसी मकबरे में इसको दफनाया जाता है। यानी यहीं पर ध्यान रखना, इस प्रकार से किसकी कब्र है, तो इसी में शाहजहां की कब्र है। किसकी कब्र है, तो शाहजहां की भी कब्र है। यानी शाहजहां की कब्र भी कहाँ है, तो कहीं न कहीं ताजमहल में ही है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके मुख्य वास्तुकार की बात करते हैं, तो इस ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन है, तो यहाँ पर बात करते हैं मुख्य वास्तुकार की बात करें तो उस्ताद अहमद लाहौरी। तो उस्ताद अहमद लाहौरी हैं और प्लस उस्ताद ईसा खां। तो उस्ताद अहमद लाहौरी हैं और उस्ताद ईसा खां हैं। ये दो लोग कहीं न कहीं इसके वास्तुकार थे। ये भी आपसे पूछा जाएगा। कुरान की आयतें लिखने वाला, इस पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं, तो कुरान की आयतें लिखने वाला जो सुलेखक है वो था आमान खां सिराजी। यानी कुरान की आयतें लिखने वाला जो सुलेखक है वो था आमान खां सिराजी। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आमान खां सिराजी हैं, तो आमान खां सिराजी, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। तो ये आमान खां सिराजी कहीं न कहीं इस प्रकार से सुलेखक हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें चूंकि दोहरा गुंबद है, गुंबद इस मकबरे की शोभा बढ़ा रहा है, तो इस गुंबद निर्माण का जो कार्य करेंगे वो इस्माइल खां करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो गुंबद निर्माण का काम किया गया है, गुंबद निर्माण, तो ये गुंबद निर्माण का जो कार्य किया गया है वो कौन करते हैं, तो इस्माइल खां करते हैं। कौन करते हैं, तो इस्माइल खां। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये गुंबद निर्माण का कार्य कौन करेगा, तो इस्माइल खां करेंगे। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इस पर जो पच्छीकारी की गई है, यानी एक प्रकार से जो अलंकरण किया गया है, पच्छीकारी का काम किया गया है, वो कन्नौज के चिरंजी लाल थे। कौन थे, तो इस पर जो पच्छीकारी का काम हो रहा है, तो इस प्रकार से बात करते हैं, तो इस पर
इस पर जो पच्चीकारी का काम किया गया है, पच्चीकारी का काम, वो जो है कन्नौज के चिरंजी लाल थे। कौन थे? तो कन्नौज के चिरंजी लाल। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो कन्नौज के चिरंजी लाल ने यहाँ पर पच्चीकारी का काम किया है। ये भी प्रश्न बेटा आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान रखना, अब्दुल हमीद लाहौरी, यहाँ थे उस्ताद अहमद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपनी पुस्तक पादशाहनामा में इसे रोजा ए मुनव्वर कहा है। यानी ताजमहल के लिए शब्द आया है रोजा ए मुनव्वर, जिसको क्या कहते हैं? एक तरह से एक शानदार मकबरा, जिसे क्या कहते हैं? एक उद्यान में प्रकाशित। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रख लेना। उस्ताद अहमद लाहौरी ने अपनी पुस्तक पादशाहनामा में ताजमहल को, ये सभी प्रश्न दुर्लभ हैं, आते हैं, इसलिए मैं ये लिखा रहा हूं। रोजा ए मुनव्वर कहा है। तो रोजा ए मुनव्वर, तो इसे इस तरीके से रोजा ए मुनव्वर कहा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और मैंने अभी कहा जिसका अर्थ है शानदार मकबरा। एक उद्यान में प्रकाशित भी कह सकते हैं शानदार मकबरा, यानी रोजा ए मुनव्वर, जिसका अर्थ है एक शानदार मकबरा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें, शानदार मकबरा है ये। तो इस तरीके से रोजा ए मुनव्वर इसका नाम आता है। इसके निर्माण कार्य में लगभग 22 वर्ष लगे थे। कितने वर्ष लगे थे? 22 वर्ष लगे थे, 1631 से लेकर 53 तक। यानी इसके निर्माण कार्य की बात करते हैं, निर्माण कार्य। तो निर्माण कार्य को देखते हैं तो स्वाभाविक रूप में इसमें जो टाइम है वो 22 वर्ष लगभग लगते हैं, और 1631 से लेकर 53 तक, यानी लगभग 22 वर्षों में यह जो है तैयार हो रहा है। ये भी आपसे बिल्कुल सर पूछा जा सकता है। यहाँ पर टेवर्नियर भी इसकी चर्चा करता है और कहता है टेवर्नियर की ताज के निर्माण में लगभग 20,000 मजदूरों ने कार्य किया था तथा इसके निर्माण में 22 वर्ष लगे थे। टेवर्नियर भी इस बात को कहता है। और टेवर्नियर क्या कहता है? टेवर्नियर जो एक यात्री है, 6 बार भारत की यात्रा किया है, मैं बता चुका हूँ। तो टेवर्नियर ने ताजमहल के बारे में बताया है कि इसके निर्माण में 22 वर्ष लगे और लगभग 20,000 मजदूरों ने कार्य किया। कितने ने कार्य किया? 20,000 मजदूरों ने कार्य किया। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 20,000 मजदूरों ने कार्य किया है। ये टेवर्नियर साहब अपना स्टेटमेंट देखते हैं, जो 6 बार भारत की यात्रा करते हैं। भारत की यात्रा करते हैं टेवर्नियर। ये ध्यान रखना। पेशे से कौन है? पेशे से जौहरी हैं। कोहिनूर हीरे की चर्चा भी करते हैं, यानी इन्होंने कोहिनूर हीरे की चर्चा भी किया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चे। ये चीज़ें आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसके बाद और अब आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनेगा। शाहजहां ने मकबरे के निर्माण हेतु सर्वप्रथम उसके लकड़ी के नमूने बनवाया। पहले लकड़ी का एक तरह से कुल मिला के नमूना बनवाता है। यानी शाहजहां ने मकबरे के निर्माण के लिए पहले लकड़ी का नमूना या डिजाइन भी कह सकते हैं। पहले लकड़ी पर इस डिजाइन को बनाया गया, नमूना बनवाया। यानी पहले ये जो है जमीन पर लाने से पहले इसको लकड़ी का डिजाइनिंग किया जाता है। उसके बाद यानी कि लकड़ी के नमूने के आधार पर ही इस मकबरे का निर्माण हुआ। यानी इसके बाद इसी नमूने के आधार पर ताज का निर्माण हो रहा है। ताज का
निर्माण हुआ था? ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल सर पूछा जाएगा। और आगे बढ़ जाते हैं। यह मकबरा विशुद्ध संगमरमर का बना है, और ये जो विशुद्ध संगमरमर यानी श्वेत संगमरमर की बात करते हैं, और ये कह सकते हैं ये संगमरमर कहाँ से आया? मकराना से मंगाया गया। तो इस प्रकार से देखें कि यह मकबरा विशुद्ध श्वेत संगमरमर का बना है, श्वेत संगमरमर का बना है। जो ये संगमरमर कहाँ से मंगाया जाता था? मकराना से मंगाया गया था। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये मकराना से मंगाया गया था, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। श्वेत संगमरमर से निर्मित इस मकबरे की और बातें थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ों को लेकर हम बात कर सकते हैं। श्वेत संगमरमर से निर्मित इस इमारत में पिट्रा ड्यूरा शैली में एक सुंदर सजावट का भी काम किया गया है, यानी इसमें पिट्रा ड्यूरा का भी काम किया गया है। यानी ये मकबरा जो श्वेत संगमरमर से बना है, श्वेत संगमरमर से निर्मित इस इमारत में पिट्रा ड्यूरा का भी काम हुआ है, काम मिलता है। ये मैंने आपको बताया था मिलता है, ये ध्यान रखना। पिट्रा ड्यूरा का मतलब है जड़ाई का काम। मैंने कई बार कहा है कि पत्थरों में मूंगा, माणिक, हीरे, इनसे जड़ाई की जाती थी। इस प्रकार से मैंने कई बार कहा भी है कि पिट्रा ड्यूरा का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया है? तो सर्वप्रथम पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग एतमा दु दौला के मकबरे में, यानी एतमा दु दौला के मकबरे में सबसे पहले पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर पिट्रा ड्यूरा भी हमें मिल रहा है, ये भी आपसे बिल्कुल कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, और चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अगर थोड़ा सा हम लोग जो है यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर और बात करते हैं, तो यह मकबरा कहीं ना कहीं ध्यान रख लेना, यानी विशुद्ध संगमरमर का बना हुआ है। इसके बाद और आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि ताजमहल कई इमारतों से प्रभावित है। तो ये ताजमहल जो है कई इमारतों से प्रभावित है, ये थोड़ा सा हमारे लिए जानना जरूरी है। ताजमहल कई इमारतों से प्रभावित है, बिल्कुल प्रभावित है। इस प्रकार से ताजमहल जो है, इस तरीके से हम देखते हैं तो निश्चित रूप से यह कई इमारतों से प्रभावित है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर देखा जाए तो डिजाइन, यानी दोनों जो दोहरा गुंबद है और चार बाग शैली में अगर देखा जाए तो यह हुमायूं के मकबरे से लिया गया है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर डिजाइन की बात करें, डिजाइन यानी दोहरे गुंबद और स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं दोहरे गुंबद की बात करते हैं, और चार बाग शैली में और चार बाग शैली में यह हुमायूं के मकबरे से प्रभावित है, हुमायूं के मकबरे से प्रभावित। यानी एक प्रकार से कहा जाता है कि ताजमहल का जो जन्म हो रहा है वो हुमायूं के मकबरे से हो रहा है। यहां तक भी लोगों ने कहा है कि ताजमहल हुमायूं के मकबरे से प्रभावित है। यानी क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हुमायूं का मकबरा है वो ताजमहल का क्या था?
तो कहीं ना कहीं हुमायूं का मकबरे ने ही ताजमहल को प्रभावित किया है। विशेष रूप से यहाँ पर जो है दोहरे गुंबद की बात करते हैं और चार बाग शैली की बात करते हैं। इन दोनों ही क्षेत्रों में, इन दोनों ही केसेस में एक प्रकार से जो ही यह मकबरा हुमायूं के मकबरे से पूरी तरह से प्रभावित है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाएगा। इसी प्रकार से कब्र एवं पिट्रा ड्यूरा की तकनीक को देखते हैं तो यह एतमादुद्दौला के मकबरे से प्रभावित है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो अगर हम यहाँ पर एक तरह से पिट्रा ड्यूरा की बात करें, पिट्रा ड्यूरा, तो पिट्रा ड्यूरा क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे पहले पिट्रा ड्यूरा कहाँ हो रहा है, एतमादुद्दौला के मकबरे हैं, लेकिन पिट्रा ड्यूरा तकनीक का उपयोग यहाँ पर भी किया गया है। तो पिट्रा ड्यूरा तकनीक में यह मकबरा एतमादुद्दौला के मकबरे से प्रभावित है। तो यहाँ पर एतमादुद्दौला के मकबरे से भी प्रभावित हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, मकबरे से प्रभावित हैं। तो इस तरीके से एतमादुद्दौला के मकबरे से भी यह प्रभावित हैं। इसी प्रकार से कब्र की डिजाइन की अगर बात करते हैं तो कब्र के डिजाइन के मामले में यह मांडू के एक प्रकार से देखा जाए तो होशंग शाह के मकबरे से प्रभावित है। अगर हम कब्र की डिजाइन की बात करें, कब्र की डिजाइन के मामले में, कब्र की डिजाइन के मामले में मांडू स्थित होशंग शाह के मकबरे से प्रभावित हैं, मकबरे से प्रभावित है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो होशंग शाह के मकबरे से प्रभावित था, ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। इस मकबरे के विषय में बहुत से लोगों ने अपने अपने अंदाज में बात की है। जैसे फादर मैनरिक की बात करते हैं, स्मिथ की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ताजमहल का निर्माता या यूं कहें ताजमहल का वास्तुकार वेनिस यानी इटली का जेरोनियो तथा वेरेनियो को माना है। यानी एक प्रकार से देखें तो फादर मैनरिक प्लस स्मिथ ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि इस मकबरे का वास्तुकार इस मकबरे का जो वास्तुकार है वो वेनिस मतलब इटली, वेनिस स्थित जेरेनियो तथा वेरेनियो को माना। ये कहते हैं कि इटली के जो वास्तुकार थे जेरेनियो और वेरोनियो, इन्होंने कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो है इसको बनाया था। जेरेनियो और वेरेनियो को माना है। यानी कुछ कहते हैं कि जेरेनियो वेरेनियो, तो लेकिन मैंने अभी कहा कि जेरेनियो और वेरेनियो ने बनाया, इसका खंडन पर्सी ब्राउन करते हैं। पर्सी ब्राउन ने इस मत का खंडन किया है। पर्सी ब्राउन ने क्या कर दिया, इस मत का खंडन कर दिया। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो ये भी प्रश्न आपसे सर बिल्कुल पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हॉवेल ने ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा है। यानी हॉवेल का स्टेटमेंट अगर यहाँ पर लिखते हैं तो हॉवेल ने ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा है। साकार प्रतिमा यानी एक प्रकार से कहीं न कहीं प्रतिमा कहा है। तो भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहीं न कहीं हॉवेल कहते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ताजमहल को लेनपुल क्या कहता है कि ताजमहल संगमरमर के रूप में वह स्वप्न है जिसकी योजना एक प्रकार से कहीं न कहीं एक तरीके से देखें ईश्वर ने बनाई और जिसका निर्माण स्वर्णकारों ने किया। तो यहाँ पर लेनपुल का भी स्टेटमेंट हम पढ़ सकते हैं। लेनपुल क्या कहता है कि ताजमहल, एक हॉवेल का स्टेटमेंट है, ताजमहल संगमरमर के रूप में, संगमरमर के रूप में वह स्वप्न है जिसकी
जिसकी योजना ताजमहल संगमरमर के रूप में वह स्वप्न है जिसकी योजना ईश्वर ने बनाई और जिसका निर्माण स्वर्णकारों ने किया। जिसका निर्माण किसने किया? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्वर्णकारों ने किया। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना, जिसका निर्माण स्वर्णकारों ने किया है, तो जिसकी योजना ईश्वर ने बनाई है और जिसका निर्माण स्वर्णकारों ने किया है, ये बात लेनपुल कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आप करते हैं कि ताजमहल को वास्तुकार की कला का रत्न। अब ताजमहल के बारे में कुछ और बातें भी कही जाती हैं। ताजमहल को कुछ और कहा गया है। तो क्या कहा गया है कि जो वास्तुकार है उस वास्तुकार की बात की कि वास्तुकार की कला का रत्न, वास्तुकार की कला का रत्न कहा गया है। वास्तुकार की कला का रत्न कहा गया है। दूसरा, इसमें कहीं न कहीं ताजमहल के विषय में क्या कहा गया है कि एक वफादार आशिक का खिराज कहा गया है। यानी शाहजहां ने अपनी प्रेयसी की याद में इसका निर्माण करवाया था। तो एक वफादार आशिक का खिराज कहा गया है। तो यहाँ पर एक वफादार आशिक का खिराज भी कह सकते हैं। और तीसरी बात इसमें ये कही जा रही है कि संगमरमर के रूप में एक संवेदनशील शोक गीत भी कहा जाता है। यानी एक प्रकार से संगमरमर में एक संवेदनशील शोक गीत। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखना, संगमरमर में एक संवेदनशील शोक गीत के रूप में भी इसे याद किया जाता है। यानी ताजमहल को बहुत सी चीज़ों से, बहुत सी बातों से जाना जाता है। मैंने अभी कहा कि हुमायूं के मकबरे से यह ताजमहल बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हुमायूं के मकबरे की जो बहुत इंपॉर्टेंट है चार बाग पद्धति और स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं दोहरा गुंबद, वो इस ताजमहल में हुमायूं के मकबरे से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप जानते हैं कि जो हुमायूं के मकबरे की बात की जाती है कि हुमायूं का जो मकबरा है एक प्रकार से जो है वो ताजमहल का पूर्वगामी है। ताजमहल का क्या है? तो ताजमहल का पूर्वगामी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं पूर्वगामी है। ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हुमायूं के मकबरे से ही ताजमहल का जन्म होता है। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हुमायूं के मकबरे ने ताजमहल को प्रभावित किया या ताजमहल का जन्म हुआ। ताजमहल का जन्म हो रहा है, क्योंकि बहुत कुछ डिजाइन हम हुमायूं के मकबरे से ग्रहण करते हैं। तो इतनी बातें हमारी आज जो है ताजमहल पर थी। आप लोग इन वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।